जानकारी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई सामने आ रही है और अभी भी शेयर मार्केट में उठापटक लगातार जारी है। निफ्टी 50 में 38 अंकों का उछाल देखने को मिला है और सेंसेक्स में आज 13 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। भारतीय शेयर मार्केट में सुधार की संभावना जताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में सुधार हो सकता है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो शेयर मार्केट में लगातार जो उठापटक है वो जारी है। उतार चढ़ाव शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां निफ्टी 50 में 38 अंकों का उछाल देखने को मिला है, तो दूसरी ओर सेंसेक्स में आज 13 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय बाजार से जुड़ी हुई, शेयर मार्केट से जुड़ी ये जानकारी सामने आ रही है। तो अभी भी शेयर मार्केट में उठापटक लगातार जारी है और लगातार जो है शेयर मार्केट में जिस तरीके से उठापटक जारी है, तमाम जो निवेशक हैं उनके लाखों करोड़ रुपए जो हैं वो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में डूबे हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से शेयर मार्केट जो है लगातार लंबे समय से डाउन चल रही है और ऐसे में उठापटक लगातार जारी है। तो इस बीच हमारे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर शरद कोहली जी जुड़े हैं और हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट अतुल अग्रवाल जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं डॉक्टर शरद का रुख करना चाहूंगा। शरद जी, जिस तरीके से लंबे समय से हम ये उठापटक देख रहे हैं शेयर मार्केट में और लगातार मार्केट जो है डाउन नजर आ रही है, क्या उम्मीदें हैं आने वाले समय में? किस तरीके से मार्केट उठती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट ऊपर जाएगी। देखिए, आज जो मार्केट है इसको हम फ्लैट क्लोजिंग कहते हैं जी। फ्लैट क्लोजिंग का मतलब न्यूट्रल है। कल अमेरिकी मार्केट बहुत भारी गिरावट आई थी। अमेरिका के जितने भी इंडाइसेस हैं जी। उसको देखते हुए आज की भारतीय बाजार की क्लोजिंग जो है वो बुरी नहीं है, जी। क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट को भारतीय बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया और भारतीय बाजार ने उसको रेजिस्ट किया। ग्लोबल क्यूज को, इसको हम कहते हैं, एक दरकिनार करके भारतीय बाजार फ्लैट बंद हुआ है। हालांकि बीच में बहुत वोलेटाइल रहा, सुबह बहुत नीचे था। कुल मिला के हम देखें तो ये जो टैरिफ वॉर है इसने मार्केट के ऊपर एक तरह से बादल छाए हुए हैं इसके रूप में। अब कल ट्रंप साहब का जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि क्या रिसेशन आने का डर है, तो उन्होंने इससे इनकार नहीं किया। उन्होंने रिसेशन का एक दूसरा शब्द इस्तेमाल किया कि ट्रांजिशन फेज में हम। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है और जिस प्रकार से अमेरिका टैरिफ वॉर लड़ रहा है चाइना से, मेक्सिको से, कनाडा से, और 2 अप्रैल से तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी जो लगाने लगा है, मुझे लग रहा है उसको लेके दुनिया भर के बाजार आशंकित हैं। दुनिया भर के बाजारों में टेंशन है, ट्रेड सर्कल्स में टेंशन है। इससे इससे जो जीडीपी की ग्रोथ है ग्लोबल लेवल पे वो गिर सकती है और भारत भी अछूता नहीं है। देखिए, भारत पे भी आंशिक असर होगा। मैं ये नहीं कहता कि बाकी के दुनिया जितना असर होगा, पर आंशिक असर तो होगा, क्योंकि भारत भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। जी। परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था पे मुझे उम्मीद है कि कम असर होगा। अगर ये मंदी जिसका जिक्र कल आ रहा था और ट्रंप साहब ने उसको इशारतन कहा, अगर ये मंदी आती है तो मुझे लग रहा है वैश्विक बाजारों के लिए ये बिल्कुल बहुत अच्छी खबर नहीं है। मार्केट यहां से नीचे जा सकती है। निवेशकों को मेरी सलाह यह है कि अभी अगर आप नए आ रहे हैं तो सिर्फ वैल्यू स्टॉक्स को आप ढूंढिए, बार्गेन हंटिंग करिए, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाइए, एकदम पैसा मत लगाइए। और जो लोग घबराए हुए हैं, जिनका घाटे में, बहुत ज्यादा घाटे में है, वो इंतजार करें और लंबे वक्त के लिए बने रहे। मार्केट रिकवर करेगी। मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में लंबे समय तक नहीं चलती है, ना ऊपर लंबी चलती है ना नीचे लंबी चलती है। दिक्कत यहां आ रही है कि 2020 के बाद निवेशकों ने मंदी नहीं देखी है, जो नए निवेशक खासकर जुड़े थे, इसलिए वो लोग ज्यादा परेशान है। उन्होंने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं है। उनको मैं सलाह दूंगा कि वो सब्र रखें, मार्केट रिकवर करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था बाकी की दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से सुदृढ़ है, बहुत अच्छी है। अगर वैश्विक मंदी आती भी है तो हम उनसे बहुत बेहतर रहेंगे। जी, ठीक है शरद जी, मतलब अगर वैश्विक मंदी आती है तो उनसे हम बेहतर रहेंगे और आने वाले दिनों में जो मार्केट है वो और बेहतर होगी। अतुल जी का रुख करूंगा मैं। अतुल जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो आम जनता है, जिस तरीके से शरद जी ने जिक्र किया, उन्हें अभी धैर्य रखने की जरूरत है, या ऐसे में जो भी बचे कुचे पैसे लोगों के उन्हें निकाल ले, या ये सही समय है कि ऐसे समय पर लोग इन्वेस्ट करें? देखिए, जैसा शरद जी ने कहा कि जो ये उतार चढ़ाव मार्केट में, ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक रहने वाला है। और डेफिनेटली जिन्होंने पैसा निवेश किया था, अगर उनकी उसकी वैल्यू कम हो गई है तो ये समय नहीं है उस पैसे को निकालने का। जी। हाँ, जो मेरा नया इन्वेस्टर आ रहा है, जैसा कि शरद जी ने भी इस चीज़ को सेकंड किया, सपोर्ट किया, कि जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो अगर वैल्यू शेयर को देख सकता है, अच्छे शेयर को देख सकता है और बैलेंस शीट पढ़ के और कंपनी के बारे में जान करके इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसको इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन उसको ये देखना पड़ेगा कि वो जिस शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहा है उसकी कंपनी की क्या स्टेबिलिटी है और उसकी वैल्यूएशन क्या आ रही है। क्योंकि आज की डेट में इस शेयर मार्केट के में जो उतार चढ़ाव है उसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं,
उन्होंने लंबी अच्छी सेलिंग की है, क्योंकि उनके हिसाब से इंडिया का जो वैल्यूएशन है वो ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, और वो पैसा सारा कहीं ना कहीं चाइना में इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि चाइना के मार्केट की वैल्यूएशन कुछ अंडर वैल्यूएशन जा रही है। तो मैं समझता हूँ अगर इसको हम मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्ट करें तो शायद हम अपना जो सेविंग है, हार्ड एंड मनी की जो सेविंग है, उसको हम बचा पाएंगे। अदरवाइज आज हम अगर मार्केट में पैनिक हो गए और पैनिक होकर के हमने अपने इन्वेस्टमेंट को निकालना शुरू कर दिया, या अनजाने में किसी ऐसे शेयर में लगा दिया जो आगे कभी बढ़ने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत भारी नुकसान हमारा निवेशक को उठाना पड़ सकता है। तो जी। डेफिनेटली एक ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का टाइम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट किस तरीके के शेयर्स में करना है, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से प्रॉपर एडवाइस लेकर के इन्वेस्ट करें। सिर्फ मार्केट को अपने स्क्रीन पर देख करके कि कौन सा शेयर बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है उसके हिसाब से निवेश ना करें, क्योंकि जो शेयर का घटने बढ़ने का आधार है वो कहीं ना कहीं आगे डिमांड और सप्लाई के ऊपर भी निर्भर करता है। जी। जैसे कि अगर आप कोविड में देखें तो कोविड के टाइम पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी खासी बढ़ रही थी। तो जो भी इन्वेस्टर है जब भी इन्वेस्ट करे अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्ट करे, और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की ना सोचे। जी, ठीक है। शरद जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से बात की, यहाँ पर आपने जिक्र किया अर्थव्यवस्था का, क्या भारत की बढ़ती जो अर्थव्यवस्था है उसका असर भी मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? देखिए, अगर वैश्विक मंदी आती है तो जी। लाजमी बात है कि भारत के जो आर्थिक पैमाने हैं, जीडीपी ग्रोथ है, फॉरेन एक्सचेंज जी। रिजर्व्स हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इन सब पैमानों पे बहुत कड़ी नजर रखी जाएगी कि क्या भारत भी इस मंदी से प्रभावित हो रहा है। पर जैसा जी। कि मैंने कहा, भारत एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। हमारा 55 से 60% जीडीपी कंजम्पशन पे बढ़ता है, यानी हम और आप जाके जब सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उससे बनता है। तो भारत अपने आप में एक दुनिया है 140-45 करोड़ की, और आज 16-17 करोड़ लोग शेयर मार्केट से जुड़ चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे कि मैंने कहा, इंसुलेटेड है, उस पर उतना असर नहीं होगा जितना वैश्विक होगा। अब ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि मंदी कितनी गहरी आती है, अमेरिका पे आती है। अभी तो मंदी आई नहीं है, पहली बात तो हमें ये नहीं, हालांकि कुछ संकेत कह रहे हैं कि अमेरिका में मंदी आ चुकी है, पर अभी ऑफिशियल तौर पे कोई मंदी नहीं आई है। यूरोप में थोड़ा सा स्लो डाउन है, अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ स्लो है, पर ऑफिशियली अभी मंदी नहीं आई है। तो पहली बात तो अभी आई नहीं है, तो लोग सुन के घबराए ना कि मंदी आगे, हड़बड़ाहट में पता लगा उन्होंने कोई निर्णय ले लिया। अगर मंदी आती है तो आपको इंडिया न्यूज और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पता लगेगा कि मंदी बिल्कुल। आई है। और अगर मंदी जब आएगी तो उस समय आप ये देखिएगा कि मंदी कितनी गहरी है, उसका हम फिर से एक बार विश्लेषण करेंगे कि इस समय निवेशकों को इसमें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर आप मुनाफे में हैं तो आप अभी भी बेच के बाहर आ सकते हैं, भले ही आपका मुनाफा कम है, परंतु अगर घाटे में है तो बने रहिए, घाटा बुक मत करिए। और लार्ज कैप, 3 तरीके के शेयर होते हैं मार्केट में, एक बड़ी कंपनी होती है, एक मझौली कंपनी होती है, एक छोटी कंपनी होती है। जी। तो बड़ी कंपनियों में अगर आप निवेश करेंगे, जहां पर अब अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं, बड़ी लुभावनी उनकी प्राइसेस हो चुकी हैं, इतना गिरने के बाद 26,273 पे हम निफ्टी पर थे, आज हम 22,500 के आसपास खड़े हुए हैं। तो बहुत सारी कंपनीज के शेयर नीचे आए हैं। ध्यान से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर, एनएससी का एक ध्येय है, मैं समझता हूं वो इस समय वो बिल्कुल फिट बैठता है कि अगर आप सोच समझ के निवेश करेंगे तो जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा कमाया है, उन लोगों ने गिरे हुए प्राइसेस पे खरीदा था, और जब प्राइसेस चढ़े तो बेचा था। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। अमूमन गलती लोग करते हैं कि चढ़ती मार्केट में खरीदते हैं और गिरती मार्केट में बेचते हैं, जी। परंतु वॉरेन वॉरेन बुफे साहब हैं जो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं, उनका भी यही मंत्र है कि जिस समय सब बेच रहे हो आप खरीदिए, जिस समय सब खरीद रहे हो आप बेचिए। तो इस मंत्र का ध्यान रखिए, परंतु शेयर का चयन जो है वो बहुत ही सोचकर समझकर और किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में होना चाहिए। जी, ठीक है। अतुल जी, मैं आपका रुख करूंगा और मैं आपसे एक बार ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से मार्केट में हमने इतना बड़ा डाउनफॉल ये देखा, आखिर इस फॉल का रीजन क्या है? क्या वजह रही कि मार्केट लगातार जो है गिरता चला गया? क्योंकि अगर पिछले एक महीने को देखा जाए तो मार्केट का पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने आया है, उथल पुथल देखने को मिली, लेकिन जो डाउनफॉल है वो ज्यादा देखने को मिला। देखिए अभिषेक जी, अगर हम मार्केट की बात करें तो जी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जी। उनके हिसाब से हमारी जो इंडिया में जो वैल्यूएशन है कंपनीज का, कहीं ना जी। कहीं उनके हिसाब से वो ओवर वैल्यूएशन है, और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना जो माल है बेचना शुरू कर दिया। जी। वहीं पर अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की जो वैल्यूएशन है वो कंपैरेटिवली इंडिया की वैल्यूएशन के मुकाबले काफ़ी नीचे जा चुकी है, और उसकी वजह से जो भी मेरे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जो बिकवाली का रीजन है, एफआईआई जो बिकवाली कर रहे हैं
उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक है। और ये जो डाउनफॉल है, एक सबसे बड़ा कारण उसका एफआईआईज का जो शेयर्स का बेचना है, बिकवाली है, वो एक बहुत बड़ा कारण है। जी। दूसरा, जो हमारा स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर, टैरिफ वॉर जो ट्रम्प के आने के बाद जो टैरिफ वॉर चालू हुआ है, जिसमें सारी कंट्रीज इफेक्टेड हैं, टैरिफ वॉर के आने से भी हमारा कहीं ना कहीं मार्केट नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये दो बहुत बड़े कारण हैं, और उसकी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बड़ा चिंतित है। और रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में आज इन्वेस्ट करने की जगह, जैसा कि कोहली सर भी बता रहे थे कि मार्केट पैनिक होने के टाइम पर आधे से ज़्यादा इन्वेस्टर पैसा निकालना शुरू कर देता है। जी। वो एक तरीका जो है वो सही तरीका नहीं है। और जब रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा विड्रॉ करना चालू करता है तो डेफिनेटली बाकी का पूरा मार्केट मेरा और ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो ये मुख्य कारण तो यहाँ पर हमारा टैरिफ वॉर, और उसके साथ साथ जो एफआईआईज ने अपने माल को बेचना शुरू किया, बिकवाली शुरू की है, जो पिछले 6 महीने से लगातार चल रही है, ये दो बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में रोज एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। जी, ठीक है। रज, मैं आपका रुख करूंगा शरद जी। जिस तरीके से आपने पहले बातचीत की शुरुआत की थी, जिक्र किया था कि जिस तरीके से लगातार मार्केट गिर रहा है और ऐसे में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में शरद जी, मैं आपसे यहाँ पर ये एडवाइस लेना चाहूँगा कि जिस तरीके से तमाम जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ऐसा कोई शेयर जिसको लेकर अगर आप एडवाइस देना चाहें कि वो ऐसे शेयर हैं इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करते समय किन बातों का सबसे पहले ख्याल रखा जाए? क्योंकि इस वक्त मार्केट इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो रखी है कि लोग भी कहीं ना कहीं मार्केट की तरफ देखने में भी डर रहे हैं इस वक्त। देखिए अभिषेक, पहले मैं अतुल की बात को आगे ले जाके कि विदेशी संस्थागत निवेशक एफपीआईज क्यों बेच रहे हैं उसका कारण बता दूं कि जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अनिश्चितता बनी हुई है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। आपने मान लीजिए किसी के घर पैसा रखा हो और मोहल्ले में एक अनसर्टेनिटी, लड़ाई छिड़ जाए, कोई भी ऐसी घटना घट जाए, तो पहले आपके दिमाग में आएगा पहले वहां से जाके अपना पैसा निकाल लाओ। तो यही ऐसा ही कुछ मंजर उनके यहाँ हो रहा है, इसलिए वो पैसा वहां से निकाल रहे हैं। और अगर आपका जो सवाल था उस पर मैं आऊं तो देखिए, मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर के शेयर्स का भविष्य बहुत अच्छा है। डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो ये आपका विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस में अगर जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर छांट के इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनालाइज करके, मुझे लग रहा है उनको भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा एफएमसीजी जो होता है, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं, उसमें भी निवेश बहुत अच्छा जाएगा। ये 2-3 सेक्टर्स हैं जहां पर मुझे लग रहा है आप गलत नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वैश्विक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन रही है, जिसको मैं दोहरा रहा हूं, उसको देख के लग रहा है कि डिफेंस के सामान की डिमांड बढ़ने वाली है। भारत का एक्सपोर्ट ऑलरेडी 25,000 करोड़ डिफेंस का पहुंच गया है। कहां एक जमाने में हम नट बोल्ट भी नहीं बनाते थे, आज हम हवाई जहाज तेजस जैसे हम फाइटर जेट्स बना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आप सिलेक्ट कर, कंपनीज का नाम तो मैं इस चैनल पे सीधा नहीं लेना चाहूंगा, पर अगर आप इन सेक्टर्स पे अगर आप डायरेक्ट निवेश करेंगे तो आप लंबे, पर जो भी निवेश करे, एक मंत्र याद रखिएगा कि लोग गलती क्या करते हैं। अभिषेक, एक काम की बात बता देता हूं, लोग गलती करते हैं, लोग निवेशक बन के आते हैं और ट्रेडर बन जाते हैं। वो जो मोबाइल पे आपकी ऐप है ना, वो दिन में 3-3 बार देखने लगते हैं, बस उसी की वजह से सारी गड़बड़ होती है। अगर आप लेके भूल जाएं उसको, 3-5 साल के लिए रखें, तो आपको बहुत बड़ा पैसा शेयर मार्केट में बनता है। ये जितने लोग घाटा खा रहे हैं, बिल्कुल शरद जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आपने ये एडवाइस दी है, एक्सपर्ट एडवाइस दी है, हमारे दर्शकों को भी